अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि रमज़ान था। रमज़ान में आपने लाहौर की स्क्रीन पर सहर और इफ्तार ट्रांसमिशन देखी। चूँकि मॉर्निंग शो नहीं हो रहा था इसलिए मेरा आपका साथ एक माह के लिए नहीं था, लेकिन आई मिस्ड यू अ लॉट। मैंने अपनी ऑडियंस को, आपके फीडबैक को बहुत मिस किया। लेकिन ये पूरा महीना कैसा गुजरा, रमज़ान कैसा गुजरा और इसके बाद ईद कैसी गुजरी, कुछ ज़्यादा चीज़ें मुश्तरक थी पिछले साल से, क्योंकि पिछले साल भी हमने कोविड की ईद गुजारी। इस दफ़ा भी एक न्यू नॉर्मल ईद थी जिसको हमने सेलिब्रेट किया है, लेकिन घरों में रह के। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आज एक बात करना चाहती हूँ, चूँकि बहुत सारे दिन थे, बहुत सारा रिसर्च करने के हवाले से, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के हवाले से, आपके लिए क्या क्या प्रोडक्टिव लेके आया जा सकता है, किस किस टॉपिक पर बात की जा सकती है, किस सब्जेक्ट पर बात करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए बहुत सारा टाइम था मेरे पास, तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की। लेकिन आज की ज़रूरत, आज के दिन की ज़रूरत या आज के महीने की ज़रूरत, आज के साल की ज़रूरत जो है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में। सबसे पहले हमारे नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं, हमने हमेशा उनको डिनाई किया। फॉर एग्जांपल आजकल जो हालात हैं, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आपकी ख़बरें, आपके अखबार, हर जगह गज़ा, फ़लस्तीन, इसराइल की जो भी आप कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये बहुत अहम है। आई हैव सीन सो मेनी ब्लॉगर्स कल लिबर्टी राउंड अबाउट पर जो कि एक एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया, वो तमाम लोग जो वहाँ पर पहुँचे हैं उनको तो मैंने देखा, लेकिन अहम बात यह है कि जो लोग वहाँ नहीं पहुँच सके, मैंने उनको भी उतनी ही पेन को महसूस करते देखा। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड फातिमा इमरान, जब मैंने उनकी स्टोरीज देखी तो शी वॉज लिटरली क्राइंग एट दैट टाइम। वो रो रही थी कि जो वीडियोस हम आजकल देख रहे हैं, जो वायरल वीडियोस हैं, उसमें जो बच्चों का बुरा हाल किया जा रहा है, अगर आप उसकी जगह फॉर द फ्यू सेकेंड्स आप ये रियलाइज़ कर लें, आप ये इमेजिन कर लें कि उस जगह आपके बच्चे हों, तो आप किस तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, आप किस तरह से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से बर्दाश्त, मेरे ख्याल से बर्दाश्त लफ्ज़ भी जो है ना वो पूरा नहीं उतरता इस तमाम सिनेरियो पे, कि आप किस तरह से देख सकते हैं कि आपके बच्चों को आपकी आंखों के आगे ही और आंखों के सामने मार दिया जाए और आपके ख़ानदान में कोई भी ना बचे, माँ सिवाय 5 माँ का एक छोटा सा बच्चा जो अब इस दुनिया में अकेला है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम का आगाज़ सिर्फ इस पॉइंट से करने की कोशिश करूँगी कि आप जो नेगेटिव और डार्क टाइम आपकी ज़िंदगी में होता है, वो फ़लस्तीन पे हो, गज़ा पे हो, पाकिस्तान पे हो, किसी भी गैर मुल्क पे हो, किसी भी गैर मज़हब पे हो, जो डार्क टाइम है उसको रियलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बड़े पॉजिटिव किस्म के लोग हैं, कोई हमारे पास आके कहते हैं कि आप ये परेशानी है, ये मुश्किल है, तो हम लेबल कर देते हैं कि आप नाशुक्रे हो। हम फौरी तौर पर कह देते हैं कि आप शुक्र अदा नहीं करते कि पाकिस्तान कोविड-19 की इस सिचुएशन के बावजूद भी इतना महफूज रहा है। मतलब हम इस तरह की बातें करते हैं, हम बड़े ऑप्टिमिस्ट किस्म के लोग हैं। लेकिन बीइंग पॉजिटिव इज़ अ गुड थिंग, बट नेगेटिव प्रोसेस को अगर आप, नेगेटिव इमोशंस को अगर आप प्रोसेस नहीं कर रहे, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। आपको नेगेटिव टाइम को, नेगेटिव फीलिंग्स को एड्रेस करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अप्रिशिएट करूँगी अपने प्रोग्राम में एक बार फिर से जो इस डार्क टाइम में बाहर निकले हैं वो, और जो अपने घरों पर रहकर भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि अपने हिस्से की शम्मा आपने ज़रूर जलानी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में, वो कोविड-19 हो, इसराइल हो, और वहाँ पर मौजूद जो मुसलमान हैं या मुसलमान नहीं भी हैं, वहाँ पर जो इंसानियत के साथ जुल्म किया जा रहा है, उस पर अपनी आवाज़ आपने ज़रूर उठानी है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये फीडबैक मुझे कल के प्रोग्राम में ज़रूर दें कि आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप प्रोटेस्ट में नहीं जा सके तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मैंने इसे भरपूर इसे यूज़ किया। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि मुझे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8 से 9 मिनट चाहिए इस चीज़ के लिए कि मैं आप पर इस पर बात कर सकूं। चूंकि टॉपिक हमारा कोविड-19 है, सब्जेक्ट हमारा कोविड-19 है, वैक्सीन पर बात करेंगे ताकि आपको अवेयरनेस दिलाई जा सके। लेकिन ये 7 से 8 मिनट जो हैं, दरअसल ये आपकी ज़िंदगी के वो टाइम है, वो फ्यू मिनट्स हैं जिसमें आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आपका हिस्सा डालना कितना ज़रूरी है। हम क्यों कहते हैं कि हम कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके तो हम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ क्यों उठाएं? आपकी आवाज़, वो कतरा कतरा समुंदर में आज आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, ताकि आप ये देख सकें कि आप किस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। अगर आप एक ट्वीट कर रहे हैं, इट्स मीन कि वो ट्वीट कहीं ना कहीं से ट्रैवल होकर वहाँ तक ज़रूर पहुँच रही है कि पाकिस्तान के इस कोने से इस तरह से आवाज़ उठाई जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप ब्लॉगर हैं, तो अगर 2 लाख में से 10,000 लोग भी आपको देख रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन इज डन। तो आपने ये चीज़ ज़रूर करनी है अपने एंड से, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। कम टू द सब्जेक्ट, आज कोविड-19 की हम बात करेंगे। एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके बारे में हम जितनी बात नहीं करना चाहते उतनी ही बात करना ज़रूरी भी है। तो मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, वैक्सीन की खास तौर पर बात करेंगे। मैं इस एम्बिग्विटी को आज के प्रोग्राम में, चूंकि हमारा रमज़ान के बाद आज पहला प्रोग्राम है, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि जो लोग डरते हैं वैक्सीन से, वो क्यों डरते हैं
वैक्सीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो वैक्सीन कोविड-19 की आजकल लगाई जा रही दरअसल ये है क्या, इस तरह के बहुत सारे सवाल जो कि आपके दिमाग में हैं, आज उनके जवाब हम लेंगे हमारे पैनल से। मैं आपका तारुफ करा देती हूँ, डॉक्टर अयूब बेग हमारे साथ मौजूद हैं, ये पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डिटेल में बात करेंगे, आपके जितने भी सवालात हैं उसको प्रोग्राम में शामिल करके हम इनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तैयब इन्हें कहते हैं और ये मेडिकल कंसल्टेंट है। सारी कंसल्टेशन जो है वो आज हम कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से इनसे लेंगे। आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? आपके द्वारा बेहतरीन। सर आपसे आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर अयूब, मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में जब मैंने सब्जेक्ट की बात की, सबसे पहले इस मिथ को, इस एम्बिग्विटी को दूर करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग वैक्सीन से डरते हैं या उन्हें लगता है कि वैक्सीन उतनी प्रोडक्टिव नहीं है, मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को ज़रा आप स्टार्टिंग में क्लियर करें कि वैक्सीन दरअसल कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन है या आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए। एक्चुअली वैक्सीन कर क्या रही है जो कि डोज लिए जा रहे हैं? देखिए जी, आपने अपने सवाल में 2 पॉइंट उठाए हैं जी। पहला पॉइंट तो ये है कि वैक्सीन है क्या, और दूसरा पॉइंट है आपका कि इसकी एफिकेसी क्या है। वैक्सीन एक तरीका इलाज है जिसमें हम ख़तरनाक मुज़ी अमराज से बचने के लिए हम वो जरासीम जो कि ये मर्ज़ पैदा करता है, उस जरासीम को किसी तरीके से कमज़ोर करके अपने जिस्म के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, सही, ताकि जो हमारा जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, जिसकी मिसाल एक शहर के पुलिस की सी होती है, पुलिस का सिस्टम। आप देखें कि अगर आपके शहर में एकदम बहुत ढेर सारे कुछ लोग शरपसंद घुस आएँ, बहुत ताकतवर हों, तो बाज़ औक़ात आपके वो शहर का पुलिस का निज़ाम मफलूज कर देते हैं। लेकिन अगर पुलिस को पहले से पता हो और वो शरपसंद कमज़ोर हों तो पुलिस बआसानी उस पर काबू पा लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उन शरपसंदों का रिकॉर्ड भी अपने पास महफूज कर लेती है। तो बिल्कुल वैक्सीन भी इसकी मिसाल ऐसे ही है कि वो जरासीम जो कि इंसानियत के लिए शरपसंद है, वो जरासीम हम उसको कमज़ोर करके, या अब कुछ मॉडर्न टेक्निक आई उसके ज़रिए हम बॉडी के अपने जिस्म के क़ुव्वत मदाफ़त के निज़ाम को असल में एक्टिवेट करते हैं। सही, ठीक है। उससे ये है कि बजाय इसके कि वो जरासीम हमारे जिस्म के ऊपर हमलावर हो, हम अपने जिस्म के क़ुव्वत मदाफ़त के निज़ाम को मजबूत कर देते हैं कि वो फ़ौरन हमलावर होकर जिस्म के अंदर इतनी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़त पैदा कर देता है कि अगर वाकई कोई जरासीम उसके अंदर एंटर हो तो फ़ौरन वो उस पर काबू पा लेता है, फाइट की जा सके। बेसिकली अगर हम ये कहें कि वैक्सीन जो कि एक्सपो सेंटर में या जो भी सेंटर्स बनाए गए हैं लाहौर में, वहाँ जो वैक्सीन लगाई जा रही है दरअसल वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए है, ताकि कोविड-19 का वायरस अगर आप पर अटैक करता है, अगर आप पर हमलावर होता है, तो फौरी तौर पर आपका इम्यून फाइट करने के काबिल हो। व्हाट एल्स? डॉक्टर साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। हम अगर कोविड-19 की वैक्सीन की बात करें, कितने परसेंट, ये बड़ा एक टिपिकल सवाल है जो कि हर प्रोग्राम में करने की कोशिश की जाती है लेकिन हमें इसका जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें पता है कि वैक्सीन वो नहीं है जिससे आप कोविड-19 से 110% ये कह सके कि आप बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। वैक्सीन के बाद भी किस हद तक, कितने चांसेस होते हैं इस बात के कि आपको कोविड हो सकता है और आपके इम्यून ने फाइट नहीं किया? हाँ जी, ये बहुत अहम और बड़ा सिंपल और बड़ा ऐसा क्वेश्चन है, क्रिटिकल सवाल भी, बहुत क्रिटिकल सवाल भी है। और प्रॉब्लम इस सवाल में ये है कि सारी वैक्सीन्स एक जैसी नहीं है, लेकिन सारी वैक्सीन्स में एक चीज़ मुश्तरक है कि ये सीवियर या ख़तरनाक या जानलेवा कोविड से बचाती हैं। सही। तो हम थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं। हम अमेरिकन वैक्सीन्स, फाइजर 95% एफिकेसी है, मॉडर्ना की 94 है, इस तरह के नंबर सुन के जब हम सुनते हैं कि एक वैक्सीन 66% की एफिशिएंसी रखती है या 78% रखती है, तो हम सोचते हैं कि ये वैक्सीन बेहतर नहीं है। सही, जबकि ऐसा नहीं है। ये सारी इफेक्टिव हैं और तकरीबन सारी वैक्सीन्स 95 to 100% सीवियर कोविड, ऐसा कोविड जिसमें पेशेंट को आईसीयू में जाना पड़े, ऐसा कोविड जिसके अंदर पेशेंट को इंट्यूबेट यानी ट्यूब और वेंटिलेटर मशीन पे जाना पड़े, ऐसा कोविड जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या डेथ हो जाए,
मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ डाटा आ रहा है। दुबई से डाटा आया, जो चाइनीज़ वैक्सीन हमारे यहाँ शुरू में लगी, उसके बारे में आया तो तकरीबन 100% सीवियर कोविड से बचा रही है। इसी तरह इंडोनेशिया में डॉक्टर साहिबान जो हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाई, उसमें ये देखा गया कि तकरीबन 100% डॉक्टर्स नर्सेज इससे प्रोटेक्टेड रहते हैं। कोविड का अटैक होता है, पहले तो होता कम है, ठीक, उसकी यानी शरह कम हो जाती है, लेकिन जब होता है तो बहुत माइल्ड होता है, जैसे नज़ला ज़ुकाम, या बाज़ सूरतों में थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाता है, थोड़ी सी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन फ़ौरन बेहतर हो जाती है। एक्सरे सीटी स्कैन पे जो चेंजेस आती हैं, जो हमें बताती हैं कि पेशेंट की सिवियरिटी, शिद्दत कितनी है इन्फेक्शन की, वो निस्बतन कम होती है या कम दौरानियों की होती है। जितनी वैक्सीन की एग्ज़ाम हमारे पास मौजूद है एट द सेम प्लेस, उतनी ही हमारे पास एग्ज़ाम है कोविड-19 की। आपने माइल्ड सिम्टम्स की बात की, स्वेयर सिम्टम्स की बात की, बाज़ औक़ात सांस लेने में इतनी ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है कि वो एक्सट्रीम लेवल होता है आपके कोविड-19 का, बट एट द सेम प्लेस हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बड़े माइल्ड सिम्टम होते हैं। मैंने तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे जिन्हें कोई सिम्टम नहीं है माँ सिवाय इसका कि उनका टेस्ट और उनकी स्मेल चली गई है। बहुत सारे लोग ऐसे नज़ला ज़ुकाम, खांसी बुखार है, बहुत सारे लोग वेंटिलेटर्स पर हैं खुदा न खास्ता। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, मतलब ये एक ऐसी तज़ब्ज़ुब का शिकार इस वक्त सोच है, इस वक्त ऐसी हम हर दूसरे बंदे को कंफ्यूज देख रहे हैं बिकॉज हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए डॉक्टर साहब मैं ये चाहती हूँ कि हम ज़रा तरीक़ेकार को वज़ा कर दें कि बेसिकली जब तक आप सेंटर नहीं जाएंगे, वैक्सीन कराने नहीं जाएंगे, आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली प्रोसीजर है क्या, कितने डोज लगते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये प्रोसीजर कितने टाइम में मुकम्मल होता है, कितना स्पेस होती है एक डोज से लेके दूसरी डोज तक। जी सॉरी, मैं ज़रा आपके पिछले क्वेश्चन की तरफ आऊँगा कि एक चीज़ है वैक्सीन की एफिकेसी क्या है, कि जी आप कहें कि 60% इफेक्टिव है, 70% है, 100% है। हमारे लोगों का मसला ये है कि लोगों के अंदर ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी गई है कि ये वैक्सीन लगाने से उनके जिस्म के अंदर कोई ख़तरनाक तब्दीली आ जाएगी, exactly. या उनके अंदर जो है ना वो कोई एक प्लान तरतीब दिया गया है कि ये वैक्सीन लगाने के बाद में कोई चिप उनके अंदर लग जाएगी। ये सारी बिल्कुल मैं कहूँगा ये लग़वियात और ये फजूल बातें हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारी जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से एक बिल्कुल झूठी बात जो है ना वो की जा रही है कि जो ख़वातीन ये वैक्सीन लगाएंगी कि वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होगी। ये भी बिल्कुल झूठी बात है, इसमें किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है। हम पहले भी वैक्सीन यूज़ करते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए। बचपन में हमारे यहाँ जैसे कोई बच्चा पैदा होता है उसको वैक्सीन लगती है, उसका एक शेड्यूल है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगवाते हैं हम। तो वैक्सीन से कतन इस किस्म की कोई बीमारी या कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल झूठ है, और मुख्तलिफ किस्म की झूठी वीडियोज़ बना के जो है ना वो सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं। मैं आवाम से अपील करूँगा कि वो इन झूठी बातों में बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि एक बात याद रखें, एफिकेसी कम या ज़्यादा होना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, ये जो लेडीज़ के अंदर पाई जाती है ना बात कि जी हम बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगे, मैं उनको एक बात कहता हूँ कि अगर आप जिंदा रहोगे तो ये तो बात का सवाल है ना। ऐसे है। अगर जिंदा ही नहीं रहे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप जो है ना वो वैक्सीन बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने। आप कम अज़ कम वैक्सीन लगाएं ताकि आपकी ज़िंदगी और आपके घर वालों की ज़िंदगी महफूज रहे। और ये भी मैं बता दूं कि इस कोविड जो है, इससे जो नमूनिया होता है उसमें 40 से 60 साल की उम्र के दौरानिए में डेथ रेट ज़्यादा है। आप ये मत समझें कि मेरा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है तो मैं इस बीमारी से बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ऐसी बाकायदा हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। बहुत से लोग जिनको ना शुगर थी, ना कोई दिल का मर्ज था, ना कोई बीमारी थी, बिल्कुल सेहतमंद थे, उनको कोविड हुआ और उनके फेफड़े बिल्कुल डैमेज हो गए, उनकी डेथ हुई, डेथ रिकॉर्ड हुई। इवन के यंगर एज यानी कि 30s तक भी ख़वातीन की डेथ हुई हैं और डेथ हो रही हैं। डॉक्टर साहब, आप ख़वातीन की बात कर रहे हैं, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस एम्बिग्विटी को दूर करने के साथ साथ हमें कन्विंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने किसी हद तक कन्विंस कर लिया उन ख़वातीन को जो कि ये सोच कर घर बैठी हुई थी कि हमारे जिस्म में या हमारी सेहत में कुछ इस तरह से अनयूजुअल चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जा रहा है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है,
मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुने, बहुत सारे लोग को एट द सेम प्लेस, जैसे कि आपने कहा, मैं एक्चुअली ये बहुत लेम बात थी, करना नहीं चाह रही थी, वरना ये बातें आप सुनते हो अपने इर्द गिर्द, कैसे कि कुछ सिर्फ आपके अंदर इंडल्ज की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज़ का शिकार हो जाएंगे, ये बीमारी आपके अंदर डाली जा रही है, इस तरह की और बहुत सारी बातें। मैं चाहती हूँ कि ये कन्विंसिंग पावर इतनी हमारे इस प्रोग्राम में हो कि हम ये कह सकें कि करना कुछ भी नहीं है, जाकर एक इंजेक्शन लगवाना और सेल्फी नहीं लेनी, ये हमने बताना है। सेल्फी ले भी लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो है वो ये बात बिल्कुल अपने जहनों में क्लियर कर लें कि इस वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है। इसका मामूली सा साइड इफेक्ट कि आपको शायद हल्का सा जिस्म में दर्द हो सकता है, मामूली सा। अच्छा, इस पर बात कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें आपने अपने इर्द गिर्द पेशेंट्स में देखी है जो कि वैक्सीन लगाने के बाद कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल आपका मुंह स्वेल हो जाता है। मेरे एक दो ऐसे जानने वाले हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, उनको स्वेलिंग हो गई फेस पे, किसी और वजह से? नहीं। एक्चुअली होता यह है कि बहुत से मामलात जो है ना, वो आपके अंदर कोई बीमारी पहले से चल रही होती है और वो यहाँ पर आके ना वो जाहिर होती है, तो आप इसको रिलेट कर देते हैं कि भी ये वैक्सीन लगाने से ऐसा हुआ है। कतन ऐसा नहीं है। और इसके अलावा कल सोशल मीडिया पे ये भी देखा गया है कि एक झूठी पोस्ट जो है, क्लिप है, वो सोशल मीडिया पे चलाई गई है पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से कि फला मरीज़ वैक्सीन ना लगवाएं। तो बिल्कुल झूठी पोस्ट है। कोई दमे का मरीज़ अगर है उसको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, उसका इस वैक्सीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बतौर पल्मोनोलॉजिस्ट ये बैठा तमाम आवाम को और मरीज़ों को जो है वो नसीहत कर रहा हूँ कि ब्रोंकियल अस्थमा या दमे के जो मरीज़ हैं उनको इस वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उनको इस वैक्सीन की आम लोगों की निस्बत ज़्यादा ज़रूरत है। सही। तो इस तरह कोई मसला नहीं है कि आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपका अस्थमा ख़राब हो सकता है, बिल्कुल गलत बात है। उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए। दिल का मर्ज़ है, कोई भी मर्ज़ है आपको। अस्थमा की बात करें सर, आपने दिल के मर्ज़ के मरीज़ की बात की, हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स की बात कर लेते हैं। हम एवरी काइंड ऑफ डिजीज़ दैट यू हैव इन योर, आपके जो बड़े घर में मौजूद है, उन्हें किसी किस्म की किसी नौयत की बीमारी भी अगर है, उसके बावजूद भी कोविड-19 की इस वैक्सीन ने क्या करना है? आपके कोविड-19 को भी आई थिंक कैटर नहीं करना। कैटर किस चीज़ को करना है कि आपका इम्यून बढ़ाना है। वो आपकी कोई भी मर्ज अगर ऑलरेडी आपके जिस्म में है, हो सकता है कि इस वैक्सीन से वो भी कैटर किया जा सके, क्योंकि आपका इम्यून बेसिकली बेहतर हो रहा है। तो प्रोसीजर क्या है? मैं चाहती हूँ डॉक्टर साहब आप ही ये प्रोसीजर जरा शेयर करें कि डोजेस पहली बात तो कितनी होती है, दूसरा कितनी स्पेस होती है, एंड एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होता है? मैं चाहती हूँ ज़रा गाइड कर दें। हाँ जी, तो गाइडेंस के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप 1166 पे फ़ोन कर सकते हैं, और हमारी जो वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट पंजाब की हैं, NCOC की हैं, कोविड-19 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बहुत अच्छी गाइडेंस देती हैं। फिर सबसे सिंपल है कि आपने करीबी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं, वहाँ पे आपका इंदराज होगा। ID कार्ड लेकर जाएं, ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी से बेहतर ओरिजिनल लेकर जाएं। इंदराज का ये फ़ायदा है कि सर्टिफिकेट बनाने में आसानी होगी। अब हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन पासपोर्ट्स पे बात हो रही है, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि डुप्लिकेशन नहीं होगी, वैक्सीन का बेजा इस्तेमाल या ज़िया नहीं होगा, और ये भी डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि आपने पिछली दफ़ा कौन सी वैक्सीन लगवाई थी। कंप्यूटर में इंदराज के बाद वो आपको अगली जगह पे भेजते हैं जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपके वाइटल्स देखे जाते हैं। यानी हम बहुत एहतियात के साथ वैक्सीन लगाने से पहले भी पेशेंट की कंडीशन देख लेते हैं, पेशेंट से जल्दी पूछ लेते हैं कि आपको आजकल कोई बुखार तो नहीं चल रहा, कोई कोविड या इसकी अलामत तो नहीं चल रही। अगर किसी पेशेंट में ऐसा कुछ लगता है तो हम उसको कह देते हैं कि थोड़ी देर बाद आ जाएँ, कुछ दिनों बाद फिर दोबारा हाज़िरी दे लें, विज़िट कर लें। अब फिर आपकी पहली डोज़ लगती है। अब मुख्तलिफ वैक्सीन की मुख्तलिफ ये दौरानिया की आप बात कर रही थी, अमूमन 3 to 4 वीक्स के बाद सेकंड डोज लगती है। हमारी ज़्यादातर वैक्सीन 2 डोजेज़ वाली हैं। ठीक है। तो डोज 1, उसके बाद 3 वीक्स के बाद डोज नंबर 2। अगर आपको 2-3 हफ्ते तक अगला मैसेज नहीं आता तो 1166 पे ID कार्ड अपना टेक्स्ट करें। कई दफ़ा कंप्यूटर सिस्टम आपको मैसेज करना भूल जाता है। ठीक है। तो इस तरह आपको मैसेज आ जाएगा, और अगर मैसेज नहीं आता तो 1166 पे फ़ोन करें। आप खुद कोशिश करें कि आपने अपने लिए ये काम खुद किस तरह से करना है। इतनी आसानी हमारे लिए पैदा कर दी गई है कि अगर मैं DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक की बात करूं तो उन्होंने हर जगह पहले सेंटर्स अगर 4 तो उसको डबल करके 8 कर दिया। हर जगह सेंटर्स मौजूद है। आपने करना क्या है? आपको पता होना चाहिए कि डोर स्टेप आपका कहाँ पे है, आपने कहाँ पहुँच कर आपने प्रोसीजर कौन सा फॉलो करना है। इतना तो आप खुद अपने लिए कर सकते हैं, अपनी ज़ात के लिए, अपनी जान के लिए, अपनी सेहत के लिए। इतना तो भाई आप पे फ़र्ज़ है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम मज़ीद आपको गाइड कर सकते हैं कि ये डोज जो है वो कितने टाइम के बाद, 3 वीक्स के बाद गालिबन
तकरीबन ये डोज 3 लेनी वीक्स होती है? 4 वीक्स और एक 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाए कोई इसमें कोई मजाक मसला नहीं कोई है। बड़ा इशू नहीं मतलब है। इतना कोई मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर अय्यूब, मैं आपकी जानिब दोबारा से आऊँगी, इस चीज़ को थोड़ा सा मजीद क्लियर कर दें कि एक डोज लग गई, 3 वीक्स का गैप आ गया, दूसरी डोज लगी, यू आर डन विद द वैक्सीनेशन, राइट? उसके बाद दोबारा से अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हमने ये वैक्सीन लगवाई है, इतने टाइम पहले लगाई है, तो कितने टाइम के बाद हमें दोबारा से वैक्सीन करानी है या दोबारा से वैक्सीन करानी चाहिए? देखें, अभी तो हम जो है वो फर्स्ट फेज से गुजर रहे हैं, सही, जिसमें हमने अभी फर्स्ट टाइम वैक्सीन करानी है। ठीक, ये तो मेरा ख्याल है बात की बात है, वो इस पे है, साइंटिस्ट का ख्याल है कि शायद एनुअल जो है ये वैक्सीन 1 साल बाद जो है ना इसकी बूस्टर डोज लगेगी। जैसा कि हम डॉक्टर फ्लू की वैक्सीन तो लगवाते हैं, हम पल्मोनोलॉजिस्ट एनुअली जो है ना वो फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं, तो वो शायद लगेगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात वाज़ह कर दूँ, आप जो पहली डोज लगवाते हैं तो पहली डोज लगने के बाद आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा नहीं होती है, इम्यूनिटी पैदा होने का अमल शुरू होता है। तो चूंकि पिछले दिनों जो है वो कोरोना की बहुत ज़्यादा अपना फैला हुआ था, वबा बहुत ज़्यादा थी और वो यूके का वेरिएंट था, तो वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता था, तो लोगों ने वैक्सीन लगवाई। लेकिन चूंकि यहाँ पर पहले ऑलरेडी वबा फैली हुई थी तो उनको वो जरासीम लग गया, सही, अभी इम्यूनिटी तो पैदा हुई नहीं थी। तो बाज़ लोगों ने गलतफहमी में ये रिलेट किया कि जी ये वैक्सीन लगवाने से हम बीमार हो रहे हैं, हालांकि वो अभी आपने फर्स्ट डोज लगवाई थी। आप पहली डोज लगवाएंगे, उसके बाद में सेकंड डोज लगवाएंगे। सेकंड डोज लगवाने के भी आफ्टर 3 to 4 वीक्स, 3 या 4 हफ्ते बाद आपके अंदर प्रॉपर इम्यूनिटी पैदा होगी। तो लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं, जैसे सेकंड डोज लगी तो कहते हैं लो जी हम तो बस है ना वो इम्यून हो गए हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। और एक और मैं यहाँ पर पॉइंट बता दूँ आपको कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पहले कोविड हुआ है, अब वो कहते हैं हमें कोरोना हो गया लिहाजा हमें तो वैक्सीन करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी ये है। बहुत बुरा जेस्चर है, इसमें कहा जाता है वी आर डन, हमें तो कोविड हो गया, अब तो हमारे पास इम्यून आ गया, हमारे पास तो सर्टिफिकेट आ गया कि अब हमें दोबारा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा है कि जो आपको कोरोना होता है आपकी बॉडी में उसके खिलाफ किसी हद तक इम्यूनिटी पैदा होती है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी जो है ना वो 2 किस्म की, असल में यह कहना चाहिए उसके 2 लेयर्स कह लें, ये 2 लेवल, मुख्तलिफ किस्म के लेवल हैं। 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारा जो बॉडी का, हमारे जिस्म का क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम काम करता है। एक में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा जो होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं हम उसको। ओके, तो जब जरासीम आपके अंदर हमलावर होता है तो वो हमलावर होता है तो उसमें सिर्फ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह एक्टिवेट नहीं होता। अनटिल और अनलेस आप अगर आउटपुट की या रिजल्ट की बात करें तो प्रोसीजर फॉलो करना, पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मजीद भी कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर डिटेल में बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आपने अपने सुबह का आगाज़ मुझे उम्मीद है कि बड़े अच्छे से किया होगा। अगर नहीं किया तो हर रोज़ एक नया मौका आपको अल्लाह ताला की ज़ात की जानिब से दिया जाता है कि कल के जो काम रहेंगे वो आज आप मुकम्मल कर लें। और अगर आज कोई काम शुरू करना है और शुरू नहीं हो रहा तो आज इस पूरी नीयत से शुरू करें कि आज अल्लाह उस काम में बरकत भी डालेगा और वो काम इंशाल्लाह मुकम्मल भी होगा। तो इस पॉजिटिविटी के साथ आज के दिन का आपने आगाज़ करना है। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से येलो आउटफिट की बात की जाए तो समर्स हैं, तो समर्स के लिए काइंडली कोविड-19 की वजह से हमने बड़े SOPs को डिस्मॉलिश किया है और ख़ासतौर पर ईद पे, तो कोशिश करें कि ऑनलाइन ही चीज़ों को विजिट करें। तो इंस्टाग्राम पर आप सारस अटैलियर को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अच्छे समर्स के आर्टिकल्स जो हैं तो आपने देखा है कि वहाँ पे उनको फॉलो भी किया गया है और उनको इंस्टाग्राम के साथ साथ आपको अच्छे डिस्काउंट रेटेड पैक, क्योंकि आजकल आपको पता है कि आप जाकर मार्केट में शॉपिंग नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें आपको ज़्यादा अवेलेबल होती है वेबसाइट्स पे और डिस्काउंट के साथ। तो समर्स के आर्टिकल्स आप इनको विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, इंस्टाग्राम के पेज पे। हम ब्रेक में जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे, ब्रेक में हमारा शो उस तरह से कैरी ऑन था जिस तरह से हम लाइव कर रहे थे। हम बहुत सारी उन बातों के बारे में बात कर रहे थे जो कि सुनने में और बोलने में बड़ी लेम लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे इस वक्त ऐसी हैं जो कि देखकर लगता है कि आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप एक वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ज़रा देखी, तो इन्होंने भी होंगी, मैंने भी देखी होंगी, हमारी टीम ने भी देखी होंगी। वो एक सर हैं जो कि एक वीडियो बना रहे हैं
और वो एक मखनातीस लेके यहाँ लगा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि वो चिप रहा है, मतलब वो चिपक रहा है, मतलब एक चिप अंदर डाल दिए, इंडल्ज कर दिए वो चिप आपकी बॉडी के अंदर। और इस वीडियो को देख के ज़्यादा नहीं तो 10,000 लोग तो कन्विंस हो गए होंगे इस बात पे कि बस ऐसे ही है। हाँ, ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे लोग जो है ना वो बहुत सुपरस्टिशियस और इस तरह की बातों पे बड़ी जल्दी बिलीव कर लेते हैं। वो बिल्कुल एक झूठी वीडियो है। अगर आप मैग्नेट को गीला करें, फ्रिज में रखें, फ्रिज में रखने के बाद जिस्म में किसी जगह पे भी लगाएंगे आप, तो वो आपकी बॉडी में चिपक जाएगा। सही। अब जो आप के अंदर कोई चिप नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये बिला वजह की झूठी बातें जो हैं वो मशहूर की जा रही हैं और इसमें किसी का नुकसान नहीं, इसमें हमारे नुकसान होगा। और फिर मैं वही बात करता हूँ कि इंडिया के हालात हमारे सामने हैं। आप ये देख लें कि अब चूँकि अमेरिका में, यूरोप में, यूके में उन्होंने वैक्सीन कर ली है अपने तमाम लोगों को। और आप एक और चीज़ नोट करें, आप सबसे पहले ये वबा चाइना में फैली, चाइना से स्टार्ट हुई। चाइना में वुहान सिटी में पिछले हफ्ते उन्होंने मास्क भी उतार दिए, सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी। उन्होंने बिल्कुल इस बीमारी से जो है ना वो कोविड फ्री कर दिया, कोविड फ्री कर दिया है। ठीक है, अब उन्होंने कोविड फ्री कैसे किया है? उन्होंने वैक्सीन करने से कोविड फ्री किया है। ये जो वैक्सीन चाइना की हमारे पास आई है, हमारे पास लेट आई है, वो तो अपने लोगों को लगा चुके हैं वैक्सीन। ठीक है, अब यूरोप में भी उन्होंने वैक्सीन कर ली है और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी अपनी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर रहे हैं। अमेरिका में भी ऐसा ही है। अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या वो कंट्रीज़ जिन्होंने वैक्सीन अपनी आवाम को नहीं लगाई या आवाम ने नहीं लगवाई, वहाँ पर ये कोरोना रह जाएगा। जैसे इंडिया की मिसाल हमारे सामने है और पूरी दुनिया उनके ऊपर जो है ना अब वो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि आपकी फ़्लाइट हमारे मुल्क में नहीं आ सकती। ऑस्ट्रेलिया ने रूल पास किया है कि अगर कोई इंडियन ऑस्ट्रेलिया आया तो 5 साल कैद है उसको। अच्छा, आपको पता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक बात बिल्कुल बजाय, मैं उस बात को सेकंड करना चाहती हूँ आप सबसे कि इंक्लूडिंग मी, मे बी इंक्लूडिंग यू, जो मुझे स्क्रीन के उस तरफ लोग देख रहे हैं, हम बड़ी सुपरस्टिशियस किस्म की कौम है। हमें हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स पहले पता होते हैं। मतलब आप टेक्निकल एतबार से अगर देखें तो 10 लाख से ज़ायद वैक्सीन चाइना से इम्पोर्ट की गई है। PI के खुसूसी तैयारे लेकर पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद पहुँचे हैं। वहाँ पर वो वैक्सीन करा कर प्रिकॉशंस करके वुहान सिटी को, चाइना को कोविड फ्री कर दिया गया है। तभी वो वैक्सीन व्हेन दे आर डन, जब वो उससे प्रोडक्टिव आउटपुट आ गई, रिजल्ट्स आ गए, तो वो वैक्सीन यहाँ पर इंपोर्ट की गई हुई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप भी लगाएं, आप भी बचें। एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दी जा रही है, वो जो कि वहाँ पे इस्तेमाल भी हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी आपके सामने है, फिर हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? लेकिन हम फिर भी डिनाई कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा नहीं तो इस प्रोग्राम को हमारे जितने % लोग इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं या लाइव हमें देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के बाद हम उन्हें कन्विंस कर सकें कि भाई ये सिर्फ वैक्सीन है, ये एक लिक्विड है जो कि इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी में और उसके बाद आपका इम्यून बेहतर हो जाता है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये आपने सुपरस्टिशन की बात की। हम ना बहुत ही वाकई उल्टी दिमाग की कौम है एक लिहाज से। वो है कि हम इंजेक्टेबल, अगर आप दूर देहात में चले जाएं तो इंजेक्शन, हम ऐसे ऐसे इंजेक्शन पेशेंट्स लगवाते हैं जो कि शायद जानवरों को लगने वाले हों। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब वो कंपाउंडर है, डॉक्टर भी नहीं है, MBBS डॉक्टर नहीं है, वो शायद नर्स भी नहीं है, शायद वो वार्ड बॉय भी नहीं है। He's nothing, बस उन्हें इंजेक्शन लगाना आता है। अब उसने एक इंजेक्शन के अंदर 3 दवाइयां मिक्स की हैं जिसका आपके पेशेंट को कतई नहीं पता कि ये गाय को लगने वाला हार्मोन है कि मुझे लगने वाली दवाई है। Oh my goodness। हमारा पेशेंट इतनी कॉन्फिडेंस के साथ, इतने खुशी के साथ और इतनी रिक्वेस्ट के साथ वो इंजेक्शंस लगवाते हैं, वो इनसे 1000 गुना, लाखों गुना ज़्यादा ख़तरनाक हैं। वीनाफर एक आयरन का इंजेक्शन है, ड्रिप है, खून की कमी में हम लगवाया करते हैं, आम लगवाते हैं। उसका जो रिएक्शन का ख़तरा है वो हमारी कोरोना की वैक्सीन के रिएक्शन से मेरे ख्याल से 10,000 गुना ज़्यादा लाइकली है। और वो अनक्वालिफाइड लोग लगवा रहे हैं और बाज़ दफ़ा पेशेंट्स घर में बुला के अनक्वालिफाइड, सिर्फ उसको वेन लेनी आती है उस आदमी को, जिसको घर में बुला के खुद ही वीनाफर के इंजेक्शन लगवाते रहते हैं। Oh my God। तो एज अ सोसाइटी फिर हम खाने पीने पे आ जाते हैं। हमें कुछ नहीं पता, हम जो चीज़ खा रहे हैं बाज़ार में ठेले पे खा रहे हैं वो धुली हुई है, साफ़ है, उसके पीछे क्या बैक स्टोरी है। तो हम बाज़ मामलों में तो इतने केयरलेस हैं और एक्टिवली केयरलेस हैं, और कोविड के मामले में हम ऐसे क्या कहते हैं PhD हैं, एहतियात के PhD किए हुए हैं कि कोई सेंस नहीं बनती। सिर्फ पानी है और ये 10,000 लाखों पेशेंट्स के अंदर
यूज़ हुई है, रिसर्च होके इसकी एफिशिएंसी, सबसे पहले अफादियत नहीं आती, सबसे पहले सेफ्टी आती है। जानवरों में सेफ है, फिर इंसानों में सेफ है, फिर छोटी डोजेज में सेफ है, ओवरडोज हो जाए तब भी सेफ है। इसके पीछे एक पूरा स्टोरी है। अमेरिका चाइना की दोस्ती नहीं है, लेकिन चाइनीज़ वैक्सीन की सेफ्टी पे अमेरिका भी इतराज़ नहीं कर पाता। अमेरिकन के हर चीज़ को चाइनीज़ शक की निगाह से देखते, लेकिन अमेरिकन वैक्सीन्स की सेफ्टी, एफिशिएंसी, वो भी उस पर इतराज़ नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे सवाल में एक सवाल ऐसा है जो कि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो मुझे लगा कि पैनल से भी पूछना चाहिए और आपके सामने भी ये सवाल रखना चाहिए। खुदा सबको महफूज रखे, वो ख़वातीन हो, मर्द हज़रात हो या बच्चे हों। लेकिन डॉक्टर साहब इस पे कमेंट कीजिएगा कि पहले वेव जो हमने देखी है, तीसरी वेव है हमारे पास, जिसे हम यूके स्ट्रेन कहते हैं। पहली वेव में हमारे पास बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी, दूसरी में भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन तीसरी वेव में चिल्ड्रन अस्पताल में मैंने 2-3 ऐसे बच्चों को देखा जो कि वेंटिलेटर पर भी थे और उनकी बहुत एक्सट्रीम किस्म का कोविड उन्हें हुआ है। अब हम वैक्सीन के प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। 60 से 70 साल तक हमने कैटर किया तमाम अफराद को, उसके बाद अब हम 40 से 50 में आ गए हैं। बच्चों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, पहले किसी डिजीज़ होने की वजह से, या उनके लिए वैक्सीन का प्रोसीजर कब तक हम वहाँ मीट करेंगे, कब तक हम वहाँ पहुँचेंगे? बच्चों को किस तरह से बचाया जा सकता है इससे? हाँ देखिए, ये बीमारी जो है ये बच्चों को भी होती है, कोविड। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि घर में अमूमन जब बीमारी बच्चों की के ज़रिए आती है, उन्हीं के ज़रिए स्प्रेड करती है। ठीक है। फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, इवन के थर्ड वेव में भी बच्चों को ये कोविड हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और बच्चों में सिर्फ नज़ला ज़ुकाम होता है, और आम तौर पे जो अक्सरियत बच्चों की है वो नज़ला ज़ुकाम के बाद ठीक हो जाती है। बहुत कम तादाद है, अभी भी इतनी तादाद नहीं है कि उनको जो है वो बहुत ख़तरनाक किस्म का कोविड हुआ, लेकिन इस दफ़ा हुआ है। तो ये तो अब NCOC या पाकिस्तान के जो वैक्सीन का जो प्लान रन कर रहे हैं वही बता सकते हैं। वैसे अमेरिका ने जो है वो अपने बच्चों को जो है ना वो वैक्सीन करने का जो है वो प्रोग्राम बना लिया है, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, और ये पाकिस्तान की जो NCOC इदारा है वही डिसाइड करेगा कि किस उम्र के बच्चों को, 10, 12 या 14 साल से बड़े बच्चों को जो है ना वो वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन चूँकि फर्स्ट प्रेफरेंस में वो लोग हैं जिनको ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी होने का इम्कान होता है, तो लिहाजा 30 साल से अबव तो उन्होंने शुरू कर दिया ना वैक्सीन। तो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसकी बारी भी आ जाएगी, और हमें वक्त के साथ साथ जो है वो मज़ीद क्लैरिटी या इसमें हम क्लियर हो जाएंगे कि बच्चों को इसमें वैक्सीन लगाने का कोई नुकसान है या नहीं है, और इसमें बच्चों को लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि इस पर भी हम थोड़ी सी बात करें। आप बताइएगा कि हम अगर देखें ऑक्सीजन लेवल को, तो हमें कोविड में सबसे पहले यही कहा जाता है कि ऑक्सीमीटर से बार बार ये चेक करें कि क्या आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है। कोविड-19 सस्पेक्ट नहीं हुआ, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन में मसला हो रहा है, हमें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। वट काइंड ऑफ थिंग्स, वट काइंड ऑफ सिम्टम्स वी हैव अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है लेकिन आपको कोविड नहीं है? हाँ जी, ये बहुत अहम सवाल है, और ये हमें प्रैक्टिकली भी देखने में मिलता है कि जब पेशेंट की ऑक्सीजन चेक करते हैं खुद क्लिनिक में या हॉस्पिटल में, तो ऑक्सीजन इतनी कम नहीं होती, तो पैनिक बजाते खुद, एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी बजाते खुद, एंग्जाइटी, ये एक बहुत अहम फैक्टर है, ख़ासतौर पे यंग पेशेंट्स में, ख़ासतौर पे ऐसे फैमिलीज़ में जहाँ पे किसी बड़े को हो चुका है या खुदा न खास्ता बहुत शदीद बीमारी से गुजरे हैं। अच्छा, किसी को पस मंज़र में दमा है, एस्थमा है, तो वो भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस चढ़ता है, तो वो उनका ख्याल होता है कि ये कोविड है। और बाज़ दफ़ा ऑक्सीजन सैचुरेशन लो हुए बगैर भी सांस चढ़ने का कोविड की वजह से इब्तदा की स्टेजेस में सांस में लेने में तंगी होती है, या सांस खींचने में तंगी होती है, सांस खींचने में तकलीफ होती है। तो जो हम कहते हैं कि बार बार ऑक्सीजन चेक करें, आई थिंक मुख्तलिफ ममालिक ने ये गाइडलाइन दी है, वो कहते हैं कि दिन में 3 या 4 दफ़ा चेक करें, बार बार ना करें, वहम करेंगे पेशेंट। अगर आप उसको फौरी तौर पे लगाते हैं ना, शुरू में रीडिंग कम देता है, बिल्कुल ऐसे 5 मिनट आप रखेंगे या 30 सेकंड, 1 मिनट, फिर वो जाके ऑक्सीजन सही बताना शुरू करता है। आपने लगाते साथ देखा 92% पेशेंट पैनिक में आना शुरू हो जाता है। तो हमने सिर्फ ठीक है कि हमारी सहूलतें कम हैं, उसकी वजह से हमने पेशेंट को एक थोड़ी सी पावर दी है, एम्पावर किया कि वो अपनी ऑक्सीजन मॉनिटर करे, लेकिन उसका कभी कभी ये बेजा नुकसान भी होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। और पिछले सवाल से एक मैं और बात करना चाहूँगा कि अगर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो गवर्नमेंट पे बार या प्रेशर नहीं होगा मज़ीद वैक्सीन मंगवाने का। तो अगर हम ये डिमांड क्रिएट करेंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएंगे, तो उतनी ही ज़्यादा वैक्सीन गवर्नमेंट मंगवाने वाली बनेगी। गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि हम पैसे खर्च कर दें और वैक्सीन इधर पड़ी ख़राब हो जाए।
तो हम एक डिमांड क्रिएट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वैक्सीनेशन चलती रहे और हम नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आएँ। डॉक्टर साहब ये कहेगा कि ऐसे कौन से सिचुएशन, ऐसे कौन से हालात होते हैं आफ्टर कोविड कि आप ये रियलाइज़ करें कि इन्फेक्शन जो है वो टोटली आपकी जिस्म से ख़त्म हो गया है? हाँ जी, ये भी अच्छा एक अहम सवाल है। अब एक रफ सी गाइड है कि अगर आपका कोविड माइल्ड है, हल्का फुल्का, तो 10 दिन के अंदर अंदर अमूमन ख़त्म हो जाता है और सीवियर केसेस में 20 डेज़। अच्छा, ये एवरेज है, कम ज़्यादा भी हो जाती है। तो हमारे यहाँ पिछले साल तो बहुत रवाज था कि दूसरा कोविड टेस्ट करवाना ही करवाना है, मगर हमने देखा कि बाहर के ममालिक में नहीं करवाया जाता। अज्यूम किया जाता है कि माइल्ड था कि 10 डेज़ आफ्टर आप कोविड फ्री हो गए हैं। आप क्वारंटीन करें 14 दिन के बाद और फिर 14 दिन के प्रोसीजर के बाद आपको लगता है कि यू आर डन, अब आपको वो इन्फेक्शन उस तरह से नहीं है। लेकिन उसमें बुखार अगर आपका उतर गया है, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपका बुखार था और बुखार उतर गया है और आपको पैनाडॉल खाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो कोविड रिकवर कर गया। ठीक है। अगर आपके पहले सांस लेने में दुश्वारी थी, आपकी ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही थी, अगर वो सांस लेने में दुश्वारी नहीं है आपके और आपको सांस आराम से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो है ना वो कोविड नमूनिया या उसके असरात से बाहर आ गए। ठीक है। लेकिन ये है कि जो आपके जिस्म में जो कोविड से जो बाज ऐसी जो है ना उसके असरात होते हैं कोरोना के कि 3 से 6 महीने तक आपके जिस्म में उसके असरात रहते हैं। आपके जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है, आप अपने आप को फ्रेश फील नहीं करते, आप जिस्म थका थका रहता है आपका। और बहुत से ऐसे मरीज़ ऐसे हैं कि जिनको कोरोना नमूनिया हुआ, वो वेंटिलेटर पे रहे या ऑक्सीजन पे रहे, बेशक उनकी ऑक्सीजन उतर गई लेकिन उनके फेफड़े जल गए, डैमेज हो गए। अब वो सारी ज़िंदगी इस कैफियत में रहेंगे, वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो लिहाजा फिर वही बात आती है कि आपका ये जो है ना गलतफहमी है कि कोरोना एक्सपीरियंस कि हमें कोरोना हो जाएगा तो हम महफूज हो जाएंगे, यह कोरोना कुछ नहीं कहता। कोरोना से अभी आप देखना, जब कोरोना की वबा ख़त्म होगी तो हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे मरीज़ों की होगी जिनके फेफड़े कमज़ोर होंगे और सारी ज़िंदगी इस तकलीफ़ में रहेंगे। ठीक। तो लिहाजा फिर वही बात आती है कि इस मर्ज से बचने के लिए खुदा के वास्ते आप लोग वैक्सीन लगवाएं। कोरोना अगर एक दफ़ा आपको हो गया तो आपके अंदर कम से कम 3 माह तक इसके असरात रह सकते हैं। ठीक। वैक्सीन अब लगवाते हैं तो उसके जो थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट आते हैं वो 2 या 4 दिन के होते हैं सिर्फ। तो लिहाजा बाद में आपके फेफड़े ख़त्म हो जाए, सांस लेने में सारी ज़िंदगी आप सांस के मरीज़ बन जाएं, उससे बेहतर है कि आप कोरोना की वैक्सीन लाजमी कराएं। क्योंकि हम ये चीज़ रियलाइज़ करने की कोशिश ही नहीं करते कि अगर फॉर एग्जांपल कोविड आपको हुआ, आप रिकवर हो गए, तो आपके अंदर जो इम्यून था, आपके लंग्स जो थे, उन्होंने फाइट ज़रूर की, लेकिन वो वीकनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। बिकॉज कोविड-19 जैसे वायरस से फाइट करना, उसके बाद आपका इम्यून ऑटोमेटिकली पहले की तरह नहीं रहता, बिकॉज उसने ऑलरेडी फाइट की होती है। वो कमज़ोरी आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती है और उस कमज़ोरी को कैटर करने के लिए ही दरअसल ये वैक्सीन है जो कि आपके इम्यून को बूस्ट करेगी और कुछ भी बाज़ाहिर देखने में नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमें मिल गए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर हम कलेक्टिव करें, क्रक्स निकालें। कोविड-19 का इलाज हमारे पास नहीं है, कोविड-19 दोबारा हो सकता है, हमें पता है। कोई रिसर्च मस्तनद हमारे पास नहीं है, चाहे वो NCOC की हो या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हो। हमारे पास इलाज मुआवजा नहीं है। वैक्सीन के बारे में भी हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन कोविड-19 की नहीं है, आपके इम्यून को बेहतर करने के लिए है। हम ये भी सवाल कर चुके हैं, इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि कोविड-19 दोबारा भी आपको हो सकता है अगर आपको एक दफ़ा हो गया है, और अगर आपको वैक्सीन लगवाई है तो वैक्सीन लगवाने के बाद भी दोबारा हो सकता है। ये सारे सवालात, इन सारे सवालों के जवाब करते कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करते। इस चीज़ का आइडिया मुझे है। पीपल गॉट कन्फ्यूज ऑल द टाइम। जब आप इस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं, पॉलिटिकल प्रोग्राम देखते हैं, सेहत के हवाले से प्रोग्राम्स देखते हैं, तो मां सिवाय कन्फ्यूजन की और होता कुछ भी नहीं है। तो इस तमाम सर सूरत हाल में आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक काम करना है। उसके लिए आप अपनी डाइट बेहतर करें, आप वैक्सीन लगवाएं, आपके जो बंद पड़ता है आप करें। आपने अपने इम्यून को बेहतर करना है। कुव्वत मुदाफत आपके अंदर होगा तो वो कोविड-19 जैसा वायरस हो या XYZ कोई भी वायरस हो, आप उसे ईजिली फाइट कर सकते हैं। दूसरी 2 अहम बातें डॉक्टर साहब, फिर से मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हम उसे कंक्लूड करें। एक तो एंटीबॉडीज़ को बार बार चेक करना, ये भी एक आप समझे कि ये एक मिथ हो गई है, या हम एक सिक्योरिटी चेक करते हैं, हमें कन्फ्यूजन बढ़ी है, बार एंटीबॉडीज चेक करने का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ जी, देखिए मैं अर्ज़ कर रहा था ना पहले आपको कि हमारे जिस्म का जो कुव्वत मदाफ़त है उसके 2 मुख्तलिफ लेवल हैं, एक एंटीबॉडीज़ हैं और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है।
हम जब वैक्सीन लगवाते हैं उससे हमारी एंटीबॉडीज़ भी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो निज़ाम मौसर हो जाता है इस कोरोना के जरासीम वायरस के ख़िलाफ़। लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली जो है उस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को चेक किया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी में उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह इस वैक्सीन को पहले चेक किया गया है। हमारे यहाँ लोग ये करते हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ लैब्स बाकायदा आपको मैसेज करती हैं कि जी आप अपनी एंटीबॉडीज़ चेक कराएं हमारे पास आके कि आपके अंदर वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं बनी। तो उस पे मैं आवाम को ये बात मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको वो टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ लोगों में इसका मुख्तलिफ रिस्पॉन्स आता है, कुछ लोगों में कम एंटीबॉडीज़ बनती हैं, कुछ में ज़्यादा बनती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके अंदर कम एंटीबॉडीज़ बनी हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो वैक्सीन से डेवलप नहीं हुई है, और किसी में ज़्यादा बन गई है तो वो इससे आइंदा इससे बच जाएगा, ऐसी कतन बात नहीं है। वैक्सीन आपकी बॉडी के अंदर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो उसको इन्हेंस करती है, उसको मौसर करती है। लिहाजा ये कतन ये जो एक बहुत बड़ा माफिया है लैब्स का, जो कि आवाम से जो है ना वो पैसे और अपना उनके जो है ना वो जो वसाइल उसको सलब कर रहा है और ज़ाया कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं कि हर एक्सपेरिमेंटल लेवल पे तो ऐसा है कि आप एक मखसूस ग्रुप को, हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनकी एंटीबॉडीज़ चेक कर सकते हैं, लेकिन आवाम को कतन अपनी एंटीबॉडीज़ चेक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है और ये पैसे और वक्त का से है। मतलब हमें ये चीज़ रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है आप लोगों को कि अगर 4 लोग ये काम कर रहे हैं तो उस रुझान में, उस भेड़ चाल में चलने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर 4 लोगों ने इस चीज़ का स्टेटस कहीं डाल दिया है, ये सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ एक क्लिक पर है, तो हम जो देखते हैं हमें लगता है कि ये हम पे फ़र्ज़ हो गया, हमें ये करना चाहिए। तो ये भेड़ चाल से ज़रा निकल कर इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आपका अपना स्टैंड क्या है। प्लाज्मा को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस पे आप क्या कमेंट करेंगे कि जब पहली वेव थी, दूसरी वेव थी, तो हमने बहुत डिस्कशन की इस बारे में कि आप प्लाज्मा लगवाएं। प्लाज्मा उस दिनों में महंगा बहुत बेच भी रहे थे, लोग इसको कैश भी कर रहे थे। अब ज़रा ये रुझान भी कम हो गया है, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है प्लाज्मा की? अगर एक पेशेंट एक्सट्रीम पे है, कितना सूदमंद, फ़ायदेमंद साबित हो सकता है प्लाज्मा? ये एक बहुत अहम सवाल है और हम इंडिया में भी ये देख रहे हैं। जब आप इंडियन ट्विटर को करें ना ऑन, तो हर कोई प्लाज्मा की डिमांड कर रहा है। तो प्लाज्मा अभी भी एक्सपेरिमेंटल ही है, और वो हमने बामरे मजबूरी शुरू किया था क्योंकि उस वक्त कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं था। मुख्तलिफ बीमारियों में इसका रोल था, फ़ायदा था, मगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी हमने देखा, डाटा भी आया कि बहुत फ़र्क नहीं डालता। ख़ास तौर पे जब पेशेंट आखिरी मराहल, आखिरी स्टेजेस में, जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र किया ना कि फेफड़े जल गए, ख़राब हो गए, तो उस मरहले पे ये प्लाज्मा कुछ नहीं कर सकता। उस मरहले पे आपने वो लंग का डैमेज ही मैनेज करना है। अच्छा, किस स्टेज पे आपको लगता है कि आपको प्लाज्मा की तरफ जाना चाहिए? प्लाज्मा अमेरिका में कुछ सेंटर्स है जो अभी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल से यूज़ कर रहे हैं। वो आम इलाज के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, और आम इलाज के तौर पे आई थिंक वो बहुत सी गाइडलाइंस के अंदर से भी खारिज हो चुका हुआ है। मतलब अभी भी हम इसको अगर टेस्ट ट्रांसमिशन कहें तो गलत नहीं होगा कि हम सिर्फ इस देख रहे हैं कि इसका ट्रांजिट कैसे हो सकता है। मतलब अभी टेस्ट प्रोसीजर में ही है, कोई हतमी बात हम नहीं कर सकते। आपका ना डाटा अगर आता ना कुछ सेटिस्फैक्ट्री आता, तो शायद उस पर रिसर्च जारी रहती, शायद फिर तीसरी वेव में हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। तो कोई इतना उसका फायदा नहीं है, डिस्करेजिंग है उसका यूज, इनफैक्ट कोई बहुत फायदा नहीं। अगर प्लाज्मा की हम आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें तो इस पर मैं चाहती हूँ कि आपके देखिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी अवेल करने की कोशिश की होगी। When you are done with the procedure of plasma, तो उसके बाद कितना फ़ायदा होता है या क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं? नहीं, उसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं कि उससे आपका जो ब्लड है वो थिक हो जाता है प्लाज्मा लगाने से, और थिक होने के बाद जो है ना उसकी जो है वो जो खून जमने की वो जो है ना सलाहियत बढ़ जाती है। और पहले ही हम जो है ना इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं कि कोविड के अंदर जो है वो खून ज़्यादा जमता है, उससे मुख्तलिफ जो है वो मसाइल पैदा होते हैं। तो एक तो ये मसला होता है, दूसरा इससे किडनी डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए जो है ना वो जिन मरीज़ों को प्लाज्मा दिया गया उनके अंदर मसाइल पैदा हुए। तो प्लाज्मा अगर किसी मरीज़ को लगाते हैं तो उसका अलग से प्रोटोकॉल है, पेशेंट को जो है ना हाइड्रेशन देनी है, आपने उसको ड्रिप लगानी है ताकि उसका जो है ना वो खून गाढ़ा ना हो। तो इसलिए जो है ना वो कि बहुत इसका नुकसान वैसे कोई नहीं है ऐसा, लेकिन इसका कोई बहुत बेनिफिट भी नहीं आया है। शायद बहुत कम ऐसे मरीज़ हैं जिसको उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा, तो लेकिन कोई ऐसा फ़ायदा नहीं आया कि जिसकी बुनियाद पे हम कहें कि लोगों को कि आप प्लाज्मा अरेंज करें, प्लाज्मा लगवाएं। लेकिन होता ये कि असल में बदकिस्मती ये है कि कोरोना का इलाज ही कोई नहीं है, जो साफ बात है।
अब वो मरीज़ के जो लवाहिकीन होते हैं वो इस शदीद तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं कि हम अपने मरीज़ के लिए कुछ तो करें। वो कुछ तो करने के लिए होता है कि चलो और नहीं तो शायद हम प्लाज्मा अरेंज करें, भागें दौड़ें, किसी का प्लाज्मा लाएं, आखिरी हद तक जाएं, कुछ हाँ आखिरी हद तक जाएं। लेकिन ये ऐसी जो है ना वो जालिम और ख़तरनाक बीमारी है कि जो इसका शिकार हो जाए और जिसके फेफड़े मुतासिर हो जाएं तो वो अल्लाह माफ़ करे जो है ना वो जो उसके लवाहिकीन जो है ना वो जिस तकलीफ़ से गुजरते हैं वो नाकाबिले बयान है। और मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई घर होगा इस वक्त जो है ना इवन पाकिस्तान में भी कि जिसके घर में कोई ना कोई मुतासर ना हुआ हो, शदीद बीमार ना हुआ हो, और बल्कि बाज़ घरों में कहीं ना कहीं डेथ भी हुई है। खुदा ना और खास्ता। इवन के जो गांव हैं, देहात हैं, वहाँ पर जो है ना डेथ हो रही हैं कोरोना से, लेकिन जो है ना चूँकि वो लोग टेस्ट भी नहीं कराते हैं, फिर वो लोग इसको बताना भी बुरा समझते हैं, तो वहाँ पर डेथ ज़्यादा हो रही अच्छा, है। इस चीज़ का रुझान जो हमने आगाज़ में बड़ा हाइप क्रिएट की थी कि ये एक ऐसी अछूत किस्म की बीमारी है कि आप इसके बारे में बात भी ना करें, उस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचने से पहले बचाने के लिए ही आज का ये पूरा प्रोग्राम था, ताकि आपको कन्विंस किया जा सके कि रॉकेट साइंस नहीं है कि आप बिल्कुल ही वैक्सीन ना लगवाएं, आफ्टर इफेक्ट साइड इफेक्ट को परे रखते हुए सिर्फ अपने इम्यून को बेहतर करने के लिए ये उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके लिए सांस लेना है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद आपने अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को कन्विंस कर लिया होगा इस चीज़ के लिए कि खुदारा अपने लिए नहीं तो अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जिन्हें आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, उसके लिए अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए सेहत का खास ख्याल रखें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, एहतियात ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।